स्विट्ज़रलैंड यानी स्विस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में वहाँ की जो संवैधानिक प्रणाली है वो किस तरह से एक्टिव है, किस तरह से रनिंग में है, उसको आज हम लोग समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो स्विट्ज़रलैंड का दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम हमारा है स्विस कन्फेडरेशन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्विस कन्फेडरेशन, यानी कि मतलब कि स्विस परिसंघ कहते हैं। अच्छा, एक शब्द से ही जो है हम पूरा का पूरा जो है वो एलिब्रेट कर लेंगे। अभी जो स्विस परिसंघ लिखे हैं ना, तो जैसे यहाँ पे परिसंघ दिख रहा है ना, परिसंघ के क्या क्या लक्षण होते हैं, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटरी, हम बता चुके हैं पहले ही, कई पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब इसी से पूरा का पूरा स्विट्ज़रलैंड समझ लोगे कि आखिर स्विट्ज़रलैंड की जो कंडीशंस है वो रियल मायने में है वहाँ पर कैसा। सबसे पहला बात, एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो काफ़ी हद तक कन्फेडरल के जैसा दिखता है। तो कन्फेडरल के क्या क्या लक्षण थे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहला बात, जो कन्फेडरेशन होता है वहाँ पे उनकी जो खास बात ये होती है कि वहाँ पे केंद्र की तुलना में राज्यों के पास ताकत ज़्यादा होता है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? राज्य के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब क्या होता है? मतलब केंद्र के कानून बनाने के अलावा जो भी चीज़ बचेगा वो किसके पास होगा? राज्यों के पास है। मतलब कि अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब ये होता है कि कुछ कानून को छोड़ करके, मतलब जो आप कानून बनाए उसको छोड़ करके जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी रेस्ट चीज़ें जिस पे आप कानून बनाया जाना बाकी है, मतलब ये नहीं बनाया उस चीज़ पे कानून, कौन बना सकता है? वहाँ पे राज्य बना सकते हैं। अगर हम भारत की तुलना करें तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास है। मतलब राज्यों को तो कुछ पावर दिया ही गया है कि हाँ आप इन सारी चीज़ों पे जो है कानून बना सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उस चीज़ पे कानून कौन बना सकता है? केंद्र जब भी चाहे तो नए प्रकार का कानून ला सकती है, नए नए टैक्स इंट्रोड्यूस करा सकती है, बोल देगा हाँ आज से ये नया टैक्स हम जारी करते हैं और इसका कलेक्शन हम करेंगे। तो राज्य कुछ कर पाएगी? स्टेट कुछ बोल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जो नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है वो केंद्र के मर्जी पे डिपेंड करता है कि केंद्र उस कानून को किसके फेवर में रखना चाहता है। ठीक है, अब एक एक करके इसको समझते हैं। काफ़ी हद तक देखो, कन्फेडरेशन से ही मामला समझ में आ जाएगा, स्विट्ज़रलैंड को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहला बात देखते हैं कि इसके बारे में कहा जाता है ये डिफरेंट फेडरल स्ट्रक्चर है। मतलब फेडरेशंस तो है, तो कन्फेडरेशन तो पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, कन्फेडरेशन और फेडरेशन में क्या अंतर है? कन्फेडरेशन में ये था कि राज्यों के पास अधिक शक्ति है। देखो, फेडरेशन में क्या होता है? राज्यों के पास वहाँ भी ताकत है, बस ये होता है कि फेडरेशन में राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। कन्फेडरेशन में क्या हो सकता है? राज्य केंद्र से जब चाहे अलग हो सकता है। जैसे कि पुराने समय में जो अमेरिका का जो था, अमेरिका में क्या था कि जो वहाँ के राज्य थे वे जब चाहे वो अलग हो सकते थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, अमेरिका भी धीरे धीरे फेडरल बनते चला गया। देखो, कहने के लिए कन्फेडरेशन है लेकिन वाकई में ये क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका फेडरल स्ट्रक्चर सबसे डिफरेंट है। अब अमेरिका भी फेडरल सिस्टम से जी रहा है, वहाँ भी तो फेडरल सिस्टम से जी रहा है, लेकिन वहाँ के फेडरल सिस्टम से और स्विट्ज़रलैंड के फेडरल सिस्टम में काफ़ी हद तक डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो देखो, अभी इसका सारा चीज़ समझेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिफरेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो स्विट्ज़रलैंड कितने राज्यों और केंद्र से, मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? तो 20 कैंटन और 6 हाफ कैंटन। जैसे भारत में कहते हैं ना कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज़ है। उसी तरह से वहाँ पे अगर स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पे क्या 20 कैंटन है और 6 हाफ कैंटन है। मतलब अर्ध, क्या हाफ कैंटन का मतलब क्या होगा? अर्ध कैंटन कह सकते हो। वहाँ पे राज्यों को कैंटन कहते हैं। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या समझ में आया कि वहाँ पे राज्यों को क्या बोलते हैं? कैंटन। तो जब भी कैंटन बोलेंगे तो भूलना मत, स्विट्ज़रलैंड में राज्यों को क्या बोलते हैं? कैंटन बोलते हैं। तो वहाँ पे 20 कैंटन है और 6 क्या है? हाफ कैंटन है। अब ये 6 हाफ कैंटन सिर्फ नाम का सिर्फ हाफ कैंटन है, असल मायने में उसका एक हिस्टोरिकल वजह से इसका नाम हाफ कैंटन रखा गया है। जैसे कि अब इंडिया के बारे में अगर बात करो, यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूटीज़ है, आमतौर पे यूटीज़ वही सारे एरिया है जो केंद्र को शुरुआत में डर था कि ये क्षेत्र कहीं हमसे बाहर ना निकल जाए। मतलब कि कहने का मतलब है कि केंद्र चाहती थी कि इस चीज़ पे तो मेरा कंट्रोल होना ही चाहिए था। तो जस्ट लाइक वहाँ भी यही हाल है कि जहाँ जहाँ हाफ कैंटन दिखता है वहाँ पे क्या है? केंद्र का ज़्यादा ताकत वहाँ पे है, और जबकि यहाँ पर क्या है?
राज्य। ये मान के चलो एक तरह से ये फ्री स्टेट के जैसा है, और ये क्या है, यूटीज के जैसा। जैसे भारत में यूटीज है, उसी तरह से वहाँ पे स्विट्जरलैंड में हाफ कैंटन की हालत है। समझ में आ जाएगा ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, ईच कैंटन हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब क्या, हर एक कैंटन के पास, ध्यान समझना, हम कन्फेडरेशन कंट्री पढ़ रहे चुके, ठीक है। अब फेडरेशन हो या कन्फेडरेशन हो, चीज़ें तो एक जैसा ही दिखेगा। बस हम देखो बार बार कन्फेडरेशन और फेडरेशन बोले तो एक ही चीज़ का केवल अंतर है, जब भी कन्फेडरेशन कहें तो राज्य केंद्र से अलग हो सकता है, अब फेडरेशन बोलें तो राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। अब बाकी सारा चीज़ कन्फेडरेशन और फेडरेशन में क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब कि अवशिष्ट शक्तियाँ दोनों ही मामले में, चाहे कन्फेडरेशन हो चाहे फेडरेशन हो, दोनों ही मामले में राज्य ही ताकतवर होता है। अमेरिका जाके देखो ना, वहाँ पे तो राज्य कितना मजबूत है, हर एक राज्य के पास अपना संविधान है, जबकि भारत के पास ऐसा है नहीं है। तो भारत इस मामले में फेडरेशन नहीं कह सकते हो, भारत को फेडरल कंट्री इस मामले में तुम नहीं कह सकते। देखो भारत में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भारत खुद अपने आप को कहता है कि हम फेडरल कंट्री हैं, लेकिन रियल मायने में ये फेडरल नहीं है उस तरह से। बहुत जगह पे यूनिटरी दिखता है, क्योंकि यहाँ पे राज्यों के पास अपना कोई संविधान नहीं है, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास अपना संविधान है। स्विट्जरलैंड में अलग अलग राज्यों के पास अपना अलग अलग संविधान है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे नागरिकता भी है, डुअल सिटीजनशिप चलता है वहाँ पे। मतलब कि केंद्र का अपना नागरिकता और राज्य का अपना नागरिकता। मतलब कि यहाँ के लोग कैंटन के भी सिटीजन कहलाएंगे, और जो कंट्री है कंट्री का भी। मतलब कि स्विट्जरलैंड में 2 सिटीजनशिप चलता है, वहाँ के नागरिक राज्य के भी नागरिक होते हैं और देश के भी नागरिक होते हैं। समझ में आया। तो डुअल सिटीजनशिप चलता है, तो अमेरिका में भी डुअल सिटीजनशिप चलता है। तो ईच कैंटन हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कैंटन के पास क्या है, अपना संविधान है। थर्ड पॉइंट क्या है कि रेसिड्यूरी पावर, यानी कि वही अवशिष्ट शक्तियाँ जो हम अभी बार बार समझा रहे हैं, वो किसके पास है, कैंटन के पास है, यानी किसके पास है, राज्यों के पास है। फोर्थ क्या है, लेजिस्लेचर, विधायिका की जो हम बात करें, जो कानून बनाते हैं वहाँ पे, जैसे भारत में क्या है, सांसद कहते हैं, तो वहाँ पे लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, फेडरल असेंबली। और भारत में क्या बोलते हैं, भारत में इसमें जगह पे क्या लिखा था, पार्लियामेंट। तो भारत में लेजिस्लेचर जहाँ पे सब लोग बैठते हैं उसके सभा को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, संघीय सभा, यानी क्या, फेडरल असेंबली। अब देखो वहाँ भी जो फेडरल असेंबली है, मेरी बात को समझो, वहाँ भी जो फेडरल असेंबली है वो भी बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब क्या होता है, द्विसदनीय। जैसे यहाँ पर भी संसद क्या है, द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से वहाँ भी क्या है, बाइकैमरल है, द्विसदनीय। तो सबसे पहले क्या है, नेशनल काउंसिल, जिसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सभा। और ये वहाँ का क्या है, निचला सदन है। निचला सदन जस्ट लाइक लोकसभा के जैसा। जैसे भारत में जो लोकसभा है उसको क्या बोलते हैं, निचला सदन कहते हैं ना। उसमें कितने मेंबर हैं, 200 मेंबर है। अच्छा, दूसरा जो मेंबर ये है, दूसरा कौन है, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो पहला पार्ट क्या हो गया हमारा, तो बाइकैमरल में पहला क्या हो गया, पहले सभा को क्या बोलते हैं, नेशनल काउंसिल, दूसरे को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्य परिषद, तो जस्ट लाइक यहाँ पे राज्यसभा के जैसा है। जैसे भारत में जो राज्यसभा है उसी तरह से वहाँ पर क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद है। तो ये दोनों याद रहेगा ना। अच्छा, अभी तुमको और भी कुछ चीज़ें समझाना है इसमें। सबसे पहले तो ये देखो, राष्ट्रीय सभा में कितने मेंबर हैं, 200 मेंबर है। और इसमें कितने मेंबर हैं, 46 मेंबर है। अब ये 46 मेंबर जो है कैसे चुना के आएगा, कितने स्टेट अभी हम बताए थे, 20 + 6 था। तो इसमें से हर एक कैंटन से 2-2 लोग चुनकर आएगा। ध्यान समझना। हाँ, यहाँ से हर एक कैंटन से कितने लोग आएंगे, हर एक कैंटन से 2-2 लोग आएंगे। तो 20 दूनी 40 हो गया, 22 या 40 हो गया। अब यहाँ से जितने भी हाफ कैंटन है वहाँ से एक आएगा, तो कितने हो जाएगा, 20 × 2 40, और 40 + 6, तो कितने लोग हो जाएंगे, 46 आएंगे। तो भारत में भी तुम देखना, राज्यसभा में तो हर एक राज्य से लोग आते हैं। हाँ, उसका नंबरिंग यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन अमेरिका में याद है जब हम बता रहे थे, अमेरिका सीनेट में कितने मेंबर बताए थे, 100। कैसे, क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य है और हर एक राज्य से 2-2 मेंबर आते थे। तो कितने मेंबर हो गए, 100 मेंबर हो गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, और ये अस्थाई सदन होता है, परमानेंट वाला जो होता है, बता चुके हैं पहले भी। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और जबकि ये क्या है, नेशनल काउंसिल,
टेम्प्रोरी वाला होता है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड 4 साल के लिए है। इनके जो मेंबर होते हैं वो 4 साल के लिए होते हैं। अभी देखो आगे बताएंगे इसके जो मेंबर होते हैं 4 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझना, अब इसमें कौन लोग आएगा, राज्यों से ही लोग चुन कर आएंगे ना, क्योंकि सरकार तो इसी के माध्यम से बनेगा। ध्यान रखना, सरकार केवल इसी से नहीं बनता, सरकार दोनों मिला के बनेगा। बात को समझ रहे हो, सरकार ऐसा नहीं होगा इससे चुन कर आएगा। सरकार जब भी चुना होगा ये दोनों में से मिल करके चुनाएगा। अब इसमें से व्यक्ति चुना जाएगा और इसी में से 7 लोगों को चुना जाएगा, वही सरकार कहलाएगा, ठीक है। हाँ, अभी बता दें 6+1 क्या होता है। अच्छा, अभी ये तो तुमको समझ में आ गया कि वहाँ पे 2 सदन है, वहाँ पे स्विट्जरलैंड में 2 सदन कौन कौन है, नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट है। अच्छा, इसको हम अभी जस्ट हम बताने वाले हैं कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और पार्टी लिस्ट सिस्टम क्या होता है, हम थोड़ी देर के बाद समझते हैं। देखो अब एक्चुअली ये सिस्टम क्या है, ये इसी सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, वहाँ पे सरकारें चुनी जाती है, जो 7 लोग बनेंगे। अब थोड़ा सा समझो एग्जीक्यूटिव पावर, इसको बताएंगे फिर हम यहाँ से लिंक करेंगे इसको। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, कार्यकारी शक्तियाँ, मतलब वास्तव में वहाँ पर एग्जीक्यूटिव कौन है, तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं, फेडरल काउंसिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेडरल काउंसिल, यानी क्या, संघीय परिषद। अच्छा, भारत में एग्जीक्यूटिव पावर को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं ना, काउंसिल ऑफ कार्यकारी परिषद कहते हैं ना, कार्यकारी परिषद, यानी कि वहाँ पर फेडरल काउंसिल कहते हैं। अब ये फेडरल काउंसिल में कितने लोग होते हैं, वहाँ पे 7 लोग। अब भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोड़ोगे बहुत सारे लोग होते हैं, दुनिया भर के मंत्रालय हैं, फलाना मंत्रालय, चिलाना मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, गरीबी मंत्रालय, मतलब मंत्रालय इतना लगेगा, बाप रे बाप। भारत में तो इतना सारा मंत्रालय है, तब पर भी गरीबी भुखमरी पता नहीं कैसे कम नहीं हो रहा है ना। मंत्रालय जबकि बहुत सारे हैं, तो भाई जिस चीज़ के लिए मंत्रालय बनाया जाता है वो मंत्रालय तो अपनी जगह पर आ जाता है, बाकी गरीबी भुखमरी तो उसका मिटता है जो उस मंत्रालय का पदभार संभालता है ना। तो मंत्री जी का तो गरीबी भुखमरी तो ख़त्म हो ही जाता है। अब देखो कितने लोग होते हैं इसमें से, 7 लोग। इसमें से 7 लोग चुन करके आएंगे, ठीक है, ध्यान समझना। इसी दोनों सदन में से 7 लोग चुन करके आएंगे और सरकार वही चलाएंगे, ठीक। अब ये जो 7 मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, मतलब वर्किंग टाइम पीरियड 4 साल का होता है, और ये दोनों सदन के माध्यम से चुना जाता है। अब जब ये चुना जाएगा, चुनने के प्रक्रिया के दौरान ही ये सिस्टम अपनाया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फिर पार्टी। इसमें होता क्या है, जैसे इसको मोटा मोटी समझो, क्योंकि इसको अभी जब राष्ट्रपति का चुनाव जब हम अच्छे से बताएंगे डिटेल में, तब इसको और अच्छे से हम आगे चल के कभी हम बताएंगे। दरअसल होता क्या है, इसमें से ही कुछ लोग, जैसे 7 लोग सामने खड़े हैं, मान लो कि 7 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और कई सारे लोग यहाँ पर है वोट देने के लिए। तो इसमें हर एक व्यक्ति को जो वोट देता है वो 7 वोट देता है, मतलब इसके हर एक मेंबर 7-7 वोट देता है। उसमें प्रेफरेंस चुनना पड़ता है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हो, सेकंड प्रेफरेंस किसको देते हो, थर्ड प्रेफरेंस किसको देते हो, इस तरह से सबको प्रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। और उसमें से बाद में जाकर के फिर जाकर के उस तरह से 7 लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। अभी इसको ऐसा करते हैं, अभी इसको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको अभी इसको सेपरेट हम वीडियो बना देंगे, पार्टी लिस्ट सिस्टम और ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि फिर हम जब राष्ट्रपति का चुनाव बताएंगे तो वहाँ पर भी दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है। अभी बस मोटा मोटी समझो, इसमें से कितने लोग आ जाएंगे, 7 लोग चुन करके आएंगे, सरकार यही बनाएंगे। अब इसमें से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 1+6 के हिसाब से होता है। 1+6 का मतलब क्या होता है, एक उसमें राष्ट्रपति होता है और बाकी 6 क्या होता है। अब मज़े की बात सुन लो, राष्ट्रपति के पास जितना पावर होता है उतना ही मंत्री के पास भी पावर होता है। हाँ ना, ये राष्ट्रपति ये ना समझे कि हम अपने आप को भौकाल समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर दोनों को बराबर ही है, कहलाने के लिए क्या प्रेसिडेंट हो, लेकिन पावर क्या है, बराबर है। बस रोटेशन चलते रहेगा भाई साहब का, 1 साल तुम राष्ट्रपति रहे तो 1 साल अगला रहेगा, 1 साल अगला रहेगा, ठीक है। इसी में से जिसका 4 साल पहले पुट जाएगा निकल जाएगा, 7 आदमी एक ही बार चुनाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। इसलिए हम इसको छोड़ दिए, नहीं बताया इसको, क्योंकि इसको फिर पूरा डिटेल बताएंगे फिर उलझा जाओगे पूरा। क्योंकि ये जो 7 आदमी जो चुनाएगा वो क्योंकि 4 साल में खत्म हो जाना है इसका तो टाइम पीरियड 4 साल का है, तो फिर ये 7 साल का, अगर ये 7 मंत्री तो 7 साल होना चाहिए ना कम से कम। लेकिन इसका क्या होता है, राज्यसभा के जैसा होता है कार्य, इसका जो है वो अल्टरनेट चलते रहता है, ठीक है।
तो एक व्यक्ति जो इसमें राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट, मतलब एक सिंबॉलिक रूप में होता है। हेड ऑफ स्टेट आप हो, लेकिन कैसा हो, सिंबॉलिक हो, बस ताकत आपको मंत्री के बराबर ही है। उसके बाद क्या लिखा है, हर एक वर्ष राष्ट्रपति क्या होता है वहाँ पे, बदलता रहता है। और इसी वजह से इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, बहुल कार्यपालिका, क्योंकि वहाँ पे कार्यपालिका एक नहीं है, बहुत सारी कार्यपालिका है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद जो इस स्विट्जरलैंड का जो लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि वहाँ पर कैसा सिस्टम चलता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों चलता है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है, डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है, लोग कम है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर सीधा जनता डायरेक्ट चुनती है सरकार को। ठीक है, तो अभी इसको हम इस साइड को मिटाते हैं और ये इसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लोग इनिशिएटिव और रेफरेंडम को समझेंगे। ठीक है, हालांकि हम इसको पहले बता चुके हैं, लेकिन तब भी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख करके इसको हम रिवीजन एक तरह से कर लेते हैं। ठीक है, इसको तो पहले पॉज कर लेते हैं, फिर हम करते हैं। अब देखो इनिशिएटिव और रेफरेंडम, देखो क्या होता है। इनिशिएटिव जो है वहाँ का जो सिस्टम है, जिसको पहल कहते हैं हिंदी में। अब ये दो चीज़ वहाँ का सबसे यूनिकनेस है, यूनिक चीज़ है वहाँ का। जैसे होता क्या है, समझो पहल के हिसाब से वहाँ पे क्या होता है, यदि कोई साधारण नागरिक वहाँ पे, मतलब कि कोई साधारण नागरिक हो या फिर नागरिकों का समूह हो, अगर वहाँ पर कोई कानून बनाना चाहता हो, कोई नया कानून लाना चाह रहा है या फिर कोई संविधान में संशोधन करना चाहता है वहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पर विधायिका को ज़रूरत नहीं है अपनी तरफ से कुछ करने का। वहाँ के लोग ही पर्याप्त हैं, मतलब वहाँ के लोग ही इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वहाँ पर जो सांसद होता है उनको चेंज करना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। तो करते क्या है लोग, जैसे कोई नया कानून लाना चाहते हैं, मान लो वहाँ पे सिंपल कानून है, तो क्या करेगा, 50,000 लोग मिल करके एक कागज़ पे सिग्नेचर करते हैं। मतलब एक तरह से समझो हस्ताक्षर अभियान है। पहल का मतलब ये होता है अपनी तरफ से लोग खुद ही पहल कर रहे हैं, लोग खुद ही एक्टिव हो चुके हैं कानून के लिए। तो वहाँ पर क्या होगा, कम से कम 50,000 लोग अगर सिग्नेचर करा देंगे, ठीक है, अगर सिग्नेचर हो गया तो वो साधारण कानून, मतलब कोई कानून उस पर बन सकता है। ठीक है, अगर कोई नया कानून चाहते हैं तो कम से कम 50,000 लोगों को सिग्नेचर चाहिए, या फिर जो कानून वहाँ पे ऑलरेडी है, यानी कि संविधान में जो चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, संविधान में कुछ भी लिखा हुआ है और हम चाहते हैं उसमें चेंजिंग करना, संविधान में संशोधन करना, तो कम से कम कितने लोग चाहिए, 1 लाख लोगों का सिग्नेचर चाहिए। क्योंकि संविधान में संशोधन वाकई में थोड़ा सा एक टफ चीज़ माना जाता है। भारत में भी देख लो, जब भी संविधान संशोधन करना होता है तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ा टाइट रखते हैं। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग से पारित करना पड़ता है। ठीक है, तो 1 लाख लोग सिग्नेचर किस में करेंगे, जब संविधान संशोधन का मामला होगा। और जब किसी नया कानून, अगर कोई नया कानून चाहते होंगे तो कितना चाहिए। अब ये सारे लोग सिग्नेचर करा लिए, मतलब एक तरह समझो ड्राफ्टिंग कर चुके हैं वो, मतलब एक तरह से जो प्रारूप समझ लो, एक तरह से एक कागज़ पे वो कानून लिखा हुआ है, उस पर नीचे सब लोग सिग्नेचर करके तैयार किए हुए हैं। अब जब वहाँ का जो संसद भवन जो है जब जाएगा, तो अब सरकार को क्या पड़ेगा, सरकार को उस जो कानून, जो ड्राफ्टिंग है उस पर जो है कानून लाना अनिवार्य है। मतलब जो वो चाहता है वो आपको करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर पाओगे। तो सरकार को 2 वर्ष के भीतर इस कानून को पारित करना पड़ेगा। संविधान संशोधन वाला कानून अगर लेकर आएगा तो उसको पारित करना पड़ेगा, अगर कोई साधारण कानून है तो उसको भी पारित करना पड़ सकता है। समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या मतलब, तो जनमत संग्रह। मान लो सरकार खुद ही कोई नया कानून लाना चाहती है और सरकार को डर है कि कहीं ऐसा कोई कानून तो नहीं ले आए कि जिसके वजह से लोग हमसे नाराज़ हो जाए। तो लोगों के बारे में, मतलब लोगों से ओपिनियन के लिए लोगों से पहले पूछ लेता है कि इस कानून का क्या आप समर्थन करते हो, मतलब हम चाहते हैं इस चीज़ पे कोई कानून लाना चाहते हैं, तो पब्लिक का ओपिनियन क्या है, मतलब पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए कई बार क्या करती है वहाँ की सरकार, जनमत संग्रह कराती है। मतलब जन साधारण की राय जानने के लिए, वहाँ की पब्लिक का ओपिनियन जानने के लिए। और जब पब्लिक का ओपिनियन मिल जाता है फिर बाद में कानून बनाते, फिर पब्लिक बोलेगा नहीं, क्योंकि आपसे पूछ कर ही कानून बनाए थे। तो एक तरह से ये अच्छा है, पब्लिक का कभी गुस्सा भी नहीं फूटेगा। तो ये सिस्टम जो हमारा स्विट्जरलैंड का चलता है, वहाँ पे ना चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, बिल्कुल एक सिंपलिस्टिक तरीके से चलता है और एक अच्छा डेमोक्रेसी के माध्यम से चलता है स्विट्जरलैंड। और वो इस वजह से चलता है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह काफ़ी कम है। तो हम देख रहे हैं कि ये स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशंस था वहाँ का जो पूरा सिस्टम जो चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका जो है, वो भारत और अमेरिका से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, कई मामलों में डिफरेंट था। समझ में आ गया ना। तो यही हमारा था स्विट्जरलैंड का हमारा टॉपिक, ये हमारा फिनिश हो गया। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, फ्रांस को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।
थैंक यू।